तो हेलो फ्रेंड्स, अभी अपन वीडियो एसएससी कैरियर ग्रोथ ईपीएफ एसएससी की कैरियर ग्रोथ प्रमोशन के चांसेस क्या है उसके बारे में ये वीडियो अपना रहेगा। तो अपन सबसे पहले इस वीडियो के अंदर यही देखेंगे कि ईपीएफओ अगर आप एच एस ज्वाइन करते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, तो आगे आपके क्या क्या प्रमोशन हो सकती हैं, क्या क्या कैरियर ग्रोथ रहेगी, क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ईपीएफओ के बारे में बता दूं। ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द टू स्टेट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी बॉडीज़। अपने अपने इंडिया के अंदर सोशल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने दो स्टेट्यूटरी बॉडी जो है काम करती है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंडर। एक तो ईएसआईसी, एक ईपीएफओ। तो ईपीएफओ का मेन काम है कि इंडिया के अंदर प्रोविडेंट फंड को मैनेज करना। जो कंपलसरी प्रोविडेंट फंड होता है, जो कंपलसरी है कि किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और उनकी जो सैलरी हो 15,000 से कम है, तो उनके लिए कंपलसरी है पीएफ में रजिस्ट्रेशन करवाना और उन लोगों का पीएफ कटवाना। और जितना पीएफ उसका कर्मचारी का कटता है उतना ही उसका नियोक्ता बढ़ता है, ये कंपलसरी है। EPFO SS career growth. At present time EPFO SS is an entry level post in EPFO in ग्रुप सी। ग्रुप सी के अंदर जो EPFO में SSC की पोस्ट वो एंट्री लेवल है, इससे नीचे है। इसके अलावा ग्रुप सी के अंदर कोई और पोस्ट का रिक्रूटमेंट है EPFO नहीं लेता। SSC पोस्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन EPFO इन 2003 बाई EPFO SS रिक्रूटमेंट रूल। 2003 से पहले EPFO में LDC एंड UDC हुआ करते थे। 2003 के बाद में EPFO ने LDC और UDC का कैडर ख़त्म कर दिया और SS इंट्रोड्यूस कर दिया। LDC की 1900 ग्रेड पे और UDC की 2400 रहती थी। SSA की भी जब इंट्रोड्यूस किया था तब 2400 ग्रेड थी, अभी अमेंडमेंट करके 2800 कर दिया। तो SSA भी इंट्रोड्यूस करने के बाद EPFO में एक ही ग्रुप सी के अंदर एंट्री करने का एक ही माध्यम है, एज SSA ज्वाइन करना। तो हायर की जो EPFO की वो अब प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से इस प्रकार है। MTS होता है, LDC होता है, जो MTS से प्रमोट होके जो जिनकी क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करती है SSA के लिए, 10वीं पास नहीं है, तो वो लोग उस टाइम 10वीं तक जो पुराने लोग हैं उनके लिए, तो वो LDC अभी भी कुछ ऑफिसर्स में LDC है। तो MTS है, LDC है, SSA जो अभी जो लोग जा रहे हैं, अभी आज के टाइम में जो भी रिक्रूटमेंट आ रहा है ग्रुप सी का, तो वो SSA जा रहा है। SSA के बाद सीनियर SSA होता है, सीनियर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। फिर उसके बाद SS होता है, सेक्शन सुपरवाइज़र, जो सेक्शन का हेड होता है एक। उसके बाद EO AO, ये पूरे ग्रुप का हेड होता है। जैसे ग्रुप ID होती है अकाउंट्स वगैरह, उसका EO होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो फील्ड में रहता है। AO होता है अकाउंट्स ऑफिसर, जो ऑफिस में काम करता है। उसके बाद APFC होता है। APFC जो होता है वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डायरेक्ट आते हैं। EO AO ग्रुप बी पोस्ट है, वो भी डायरेक्ट आते हैं। उसके बाद RPFC होता है, सेकंड होता है RPFC 1 होता है। फिर SEC होता है, जो पूरे स्टेट का या जोनल का हेड होता है। ये हायरार्की है EPFO की अभी प्रेजेंट में जो है। तो SS EO AO इज ए ग्रुप बी पोस्ट। जो SS होता है सेक्शन सुपरवाइज और EO AO, ये दोनों जो पोस्टें हैं, 3 है वैसे पोस्ट तो, लेकिन EO AO का कैडर एक ही है। तो जब वो फील्ड में रहता है तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑफिस में रहता है तो अकाउंट्स ऑफिसर। तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है। APFC और उसके ऊपर की जितनी भी है वो सब ग्रुप ए में आती है। APFC UPSC के थ्रू आते हैं, EO AO भी UPSC के थ्रू आते हैं, UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उनका। तो ये सब ग्रुप बी में आते हैं। EO AO और जो APFC ऊपर के वो सब ग्रुप ए में आते हैं। SSA ग्रुप सी में आता है। प्रमोशंस ऑफ SSA ज्वाइन फर्स्टली ऑन 2800 ग्रेड पे लेवल 5। SSA जब शुरुआत में ज्वाइन करता है तो 2800 ग्रेड पे लेवल 5 में ज्वाइन करता है। आफ्टर 4 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस ही विल गेट 4200 ग्रेड पे। 4 साल की कंटिन्यू सर्विस के बाद में वो 4200 ग्रेड पे तो उसको मिल जाएगी 80% ऑफ द कैडर। लेकिन उसमें अगर वैकेंसी खाली रहेगी तो उसको 4 साल बाद सीनियर SSA डेजिग्नेटेड कर दिया जाएगा, यानी कि उसका फर्स्ट प्रमोशन जो है वो सीनियर SSA में हो गया 4 साल बाद में। सिंपल सा ये है इसका रूल कि 4 साल जैसे आपको SSA में कन्फर्म हो जाते हैं पूरे, उसके बाद में आपको 4200 ग्रेड पर सीनियर SSA मिल जाएगा। आफ्टर दैट EPFO कंडक्ट इंटरनल एग्जाम फॉर SS। उसके बाद में 4200 जब ग्रेड पे मिल गए आपको, सीनियर SSA हो गए, उसके बाद में आपको SS का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट जो एग्ज़ाम होता है। SS की डायरेक्ट वैकेंसी नहीं आती। सेक्शन सुपरवाइजर को जितने भी होते हैं सब प्रमोशन से बनते हैं। उसमें 2 कोटे होते हैं, तो सीनियरिटी कोटा है, एक एग्जामिनेशन कोटा। सीनियरिटी कोटा होता है वो उन लोगों के लिए जो सीनियरिटी में पुराने या उनकी रैंक ऊपर है, और एग्जामिनेशन में कोई भी जिसकी 5 साल की सर्विस हो गई है वो अप्लाई कर सकता है एग्ज़ाम के लिए। और इसमें
सीनियर एसएससी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे मतलब डेजिग्नेटेड होना चाहिए, सीनियर एसएससी उसको मिल गया होना चाहिए और 5 साल की सर्विस चाहिए। एसएस जो होता है सेक्शन सुपरवाइजर की 4600 ग्रेड पे रहती है। इंटरनल एग्जाम एलिजिबिलिटी मिनिमम 5 ईयर सर्विस इज रिक्वायर्ड इन सेम जोन। जिस जोन से आप अप्लाई कर रहे हो उसी जोन में आपकी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए और डेजिग्नेटेड एज सीनियर एस और सीनियर एस की डेजिग्नेशन आपको तो वो तो मिल जाती है जनरली सीनियर एस के 4-5 साल में, तो आप एस का एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ाम देने के बाद इंटरनल एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाता है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको एसएस में प्रमोशन हो जाता है, तो उसके बाद आपको फिर आगे 2 साल की सर्विस ही करनी है और फिर आप ईओ बन जाते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज है ईपीएफओ जो अभी तक मैंने देखा वो है एसएस बनना, क्योंकि एसएस का एग्ज़ाम इसका लूप होल यही है कि एसएस का एग्ज़ाम रेगुलर नहीं आता। रेगुलर वैकेंसी हर साल आती नहीं है और जब वैकेंसी आती है तो उस पर रेट लगा दी किसी ने क्या लगा दिया, तो वैकेंसी अटक जाती है। रिज़ल्ट नहीं आता 2-2 साल तक, 3-3 साल तक, तो टाइम ऐसे निकल जाता है। तो इसमें मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज है जो प्रमोशंस का वो एसएस है। सीनियर एसएस से बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एसएस से बन जाएंगे। सीनियर एसएस से सब लोग बन के बैठे हैं पहले आराम से। सीनियर एसएस है, एसएस का जो प्रमोशन होता है सेक्शन सुपरवाइजर का वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। वो अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपका स्टार्टिंग में एग्ज़ाम आ गया और निकल गया एसएस बन गया, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग बने भी हैं एसएस, बहुत कम एज में एसएस बन गए, फ्री ओयो बन गए, एपीएफसी तक पहुँच गए, बहुत भी है ऐसे। आफ्टर 2 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस ही विल प्रमोटेड इन ईओ। 2 साल की सर्विस होती है, आप ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर में प्रमोशन हो जाएगा। आफ्टर रेगुलर 4 ईयर सर्विस ही विल बी प्लेस्ड इन 5400 ग्रेड पे। जैसे एसएस से सीनियर एसएस से बनने में 4 साल में 4200 मिल जाता है, उसी तरह 4800 से 5400 4 साल में मिल जाता है रेगुलर सर्विस के बाद में। अगर वैकेंसी अवेलेबल है तो आपको एपीएफसी बना दिया जाएगा, और वैकेंसी अवेलेबल नहीं है तो भी आपको नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन बोलते हैं उसको, एनएफसी। नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन में ये होता है कि आपकी डेजिग्नेशन तो वही रहती है, लेकिन आपको जो ग्रेड पे है, जो फाइनेंशियली बेनिफिट हो वो नेक्स्ट का मिल जाता है, अगली पोस्ट का मिल जाता है एपीएफसी में। सो नाउ दिस इज़ द करियर ग्रोथ इफ़ यू गेट ऑल चांसेस टाइमली। ये जो मैं नीचे विचार दे रखा हूँ ये करियर ग्रोथ है ईपीएफओ में ऐसे कि अगर आपको टाइमली प्रमोशंस मिल जाते हैं तो। ऐसे से 2800 ग्रेड में 4 साल की सर्विस करेगा, सीनियर ऐसे से 4200 ग्रेड पे पहुँच जाएगा। नॉर्मल अपन लेके चल रहे हैं सब पैरामीटर की, नॉर्मल टाइमली आपको सब कुछ मिल जाता है तो उस वे में। तो ऐसे से 2800 ग्रेड पे 4 साल की सर्विस आपको सीनियर ऐसे से 4200 ग्रेड मिल जाएगा। वैसे तो आपको 2-3 साल की सर्विस बाद एग्ज़ाम आता है, फिर भी मैं मिनिमम मान कर चल रहा हूँ कि मैक्सिमम मान रहा हूँ, मिनिमम तो 1-2 साल में आपको अगर अच्छा लग रहा है और निकल गया तो एसएस बन जाओगे। लेकिन टोटल मैं मान रहा हूँ कि 4 साल आप सीनियर एसएस से बनने में 5 साल और मैक्सिमम मान लो 9-10 साल में अगर आप एग्ज़ाम दे के सेक्शन सुपरवाइज़र बन जाते हो, टोटल 9-10 साल की सर्विस में 4600 ग्रेड पे इतना टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें 3 साल में आप सेक्शन सुपरवाइज़र बन जाओगे, क्योंकि वैकेंसी नहीं आती है। अभी पिछला ट्रेंड ये रहा है कि वो लोग 2009 के 8 के बैच के बैठे हैं, अभी नहीं हुआ उनका 10-10 12 साल हो गए, एसएस नहीं बने। बहुत है ऐसे, एक नहीं बहुत। तो उस लास्ट ट्रेंड के हिसाब से एसएस बनना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बहुत से ऐसे हैं जो अभी 14 के 10 के बैच के जो वो अभी एग्ज़ाम दिया और वो बन गए सीनियर एसएस बन गए, सीनियर एसएस जो बन गए थे, एग्ज़ाम निकल गया अब रिजल्ट तो प्रमोशंस हो गए उनके। और बहुत से हैं, मैक्सिमम स्टाफ की बात करें तो वो सीनियर एसएस ही है। सेक्शन सुपरवाइज़र आप 9-10 साल की सर्विस में बन जाते हो टोटल। जैसे आपकी एज है 25 और 35 तक आप 4600 पहुँच जाते हो, एसएस बन जाते हो, तो उसके 2 साल बाद ईओ बन जाओगे 4800 ग्रेड पे। वो तो उसमें तो जनरली हो ही जाता है, जो एसएस बनता है उसका 2 साल में ईओ में हो ही जाता है। उसके 4 साल बाद आपको नॉन फंक्शनल एपीएफसी मिल जाएगा जो फाइनेंशियल बेनिफिट है, लेकिन फंक्शनल के लिए आपको 4-5-6 साल नॉर्मल मानो एपीएफसी। तो आप ईपीएफओ में अगर सब कुछ टाइमली रहा तो एपीएफसी तक तो पहुंचने के चांसेस हैं, अगर टाइमली प्रमोशंस वगैरह सब कुछ हो तो पहुंचते भी है। फिर एपीएफसी के बाद में 4-5 साल बाद में आरसी, 5-6 साल बाद में आरसी का आरपीएफसी होता है जो उसका आरसी बोलते हैं, रीजनल कमिश्नर, वहाँ तक। तो जीपीएफओ में ऐसे का करियर ग्रोथ प्रमोशंस क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ गया उसके बारे में ये मेरा वीडियो था, और इस वीडियो में मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि हाँ कैसे क्या क्या कैडर होता है, क्या क्या बन सकते हो आगे, कहाँ प्रमोशंस है। ये बाकी तो सब लक के डिपेंड करता है आपका लक कैसा है। और जो एग्जामिनेशन है, रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह जो होते हैं, इंटरनल एग्जाम होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ये कभी परमानेंट नहीं होते। अब जैसे 4 साल 5 साल बाद ये बन गए वो बन गए, आज के सिनेरियो के हिसाब से अपन बता रहे हैं। हो सकता है कल को रूल चेंज हो जाए, कुछ और ही रूल आ जाए, सेक्शन सुपरवाइजर का एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया जाए, कुछ भी मतलब है ऐसा।
और EO में कैडर मर्ज हो जाए, कभी क्या हो जाए, क्योंकि पहले LDC UDC हुआ करते तो उस हिसाब से अब ऐसे आ गया तो उसका उस हिसाब से वो बना दिया। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है आगे इसमें, अगर अपन बैंकों के कंपैरिजन वगैरह करेंगे तो अपॉर्चुनिटी प्रमोशंस की तो बहुत स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो। और वैसे अगर काम के हिसाब से भी तो काम भी है, वर्कलोड भी है, ऐसा नहीं है काम नहीं है, काम भी है। ऑफिस स्टॉप पर डिपेंड करता है, स्टाफ की शॉर्टेज है इस वजह से। लेकिन हाँ, अगर स्टाफ यंग लोग आ जाएंगे सब तो काम वाम तो इतना है नहीं बैंकों जितना, जितना बैंकों में लेट तक बैठना करना। ये पुराने लोग अभी उन्होंने माइंड सेट ऐसे ही थोड़ा है, तो उस वजह से थोड़ा बाकी कोई इशू नहीं है। प्रमोशंस मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है, प्रमोशंस भी होते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।